नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वीडियो शेयर करते हुए कहा, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा देश। अरावली विवाद के बीच केंद्र सरकार का बयान। पर्यावरण मंत्री ने साफ की अरावली पहाड़ी की परिभाषा। कहा, नहीं हो सकती अरावली क्षेत्र में माइनिंग, भ्रम न फैलाएं लोग। चुनाव आयोग आज जारी करेगा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे अपना नाम। यूएन महासचिव ने बांग्लादेश में हिंसा पर जताई चिंता। कहा, अल्पसंख्यकों समेत सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कई अतुलनीय काम किए हैं। आज उनकी जयंती को देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह के लिए अपने विचार रखे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा है कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही देश। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। आखिर चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसा क्या किया जो उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में स्थापित करता है? तो आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। वे किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे और उन्हें किसानों का चैंपियन कहा जाता है। चौधरी साहब ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। 2024 में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने हमेशा छोटे और मध्यम किसानों की आवाज उठाई और खेती को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। किसानों के लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए। किसानों को जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ग्रामीण भारत और किसान कल्याण को उन्होंने प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि आधारित विकास मॉडल पर जोर दिया। उनकी नीतियों का उद्देश्य था किसान आत्मनिर्भर बने और कर्ज के बोझ से बचे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का जीवन सादगी, ईमानदारी और किसान सेवा का प्रतीक रहा। आज जब देश आधुनिक खेती, तकनीक और डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है, चौधरी चरण सिंह के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है।
किसान की आय बढ़ाना, उसे सही दाम दिलाना और खेती को लाभ का साधन बनाना, यही उनके सपनों का भारत था। किसान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि किसान के सम्मान और अधिकार की याद दिलाने का बड़ा अवसर है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कृषि और किसानों के लिए जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया है, जिससे किसान आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों ने उन्हें याद किया है। आज जो हमारा कार्य हो रहा है, जो किसानी खेती किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं हम चौधरी चरण सिंह के ही कदमों पर चल करके अपनी खेती की उन्नति कर रहे हैं। किसान की क्या समस्या हो सकती है, क्या है, सब कुछ उन्हें ज्ञान था। जोत अधिनियम के तहत भी उन्होंने काफी काम किया, कानून बनवाया। मसीहा हैं किसानों के वो, और उनसे आज जो किसानों को भी सम्मान मिलता है तो केवल उन्हीं की प्रेरणा से है। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करी है उन्होंने, और किसानों के लिए समर्पित रहे हैं। उनका एक नारा था, अगर देश की खुशहाली चाहनी है तो उसका रास्ता गाँव से, खेतों खलियानों से निकलता है। चौधरी साहब का तो जो योगदान हिंदुस्तान के किसानों के लिए है वो भुलाया नहीं जा सकता, और आज तक ऐसा कोई कर भी नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी संकल्पना की है 2047 में विकसित भारत की। तो विकसित भारत का जो संकल्प है, मोदी जी ने जो सपना देखा है, वो भी तभी पूरा होगा जब किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत तब होगा जब किसान उत्पादन से ऊपर उठ के उद्यमिता की तरफ को बढ़ेगा। प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, और किसानों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हम लोग भी इसीलिए नेशनल फार्मिंग से जुड़ के अभी काम कर रहे हैं। हम सब महिला को जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिला सशक्त बने, तो उसको लेकर के उनको भी अच्छी प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों को बहुत बड़ी पहचान दिलाई। कंसोलिडेशन चकबंदी कानून लेकर के आए, उससे किसानों के खेत जो बिखरे हुए थे उनको एक जगह एकत्रित किया, और भारत सरकार में रहते हुए किसानों के लिए बहुत सारी हितकारी योजनाएं शुरू कराई। क्योंकि खुद भी वो एक किसान परिवार से आते थे, तो किसान की वो बेसिक समस्या और वो नीड समझते थे। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और उस पर फैले भ्रम के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में साफ कहा कि 100 मीटर पहाड़ का मतलब है पहाड़ की चोटी से लेकर जमीन के स्तर तक और उस बिंदु तक जहां उसका स्थायी आधार जमीन पर स्थित है, जिसमें पूरी संरचना शामिल है। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा, तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहे। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहाँ अपना विषय रख दें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि साल 1985 से इस पर याचिकाएं चल रही है। इन याचिकाओं का मूल उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त और स्पष्ट नियम लागू करना रहा है, जिसका सरकार पूरी तरह से समर्थन करती है। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहाँ अपना विषय रख दें।
तो अरावली पहाड़ी की परिभाषा पर इस समय कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन वास्तव में ये क्या है वो आपको बताते हैं। कोई भी जमीन जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि अरावली के विस्तार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फैला हुआ है। तो ग्राफिक के जरिए भी समझिए कि अरावली पहाड़ी की परिभाषा आखिर क्या कह रही है। 39 जिलों में विस्तारित है ये। अरावली में 20 फॉरेस्ट रिजर्व और 4 टाइगर रिजर्व आते हैं। तो अरावली का विस्तार किस तरह से है वो भी ग्राफिक के जरिए समझिए कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ये फैला हुआ है। 39 जिले हैं जो इसे कवर करते हैं। तो अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको लेकर के किस तरह से परिभाषाएं हैं और अब किस तरह से उसको परिभाषित किया जा रहा है, दोनों में फर्क समझने की आवश्यकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने समान परिभाषा तय करने को कहा है। अब ऐसे में पर्यावरणविदों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। पहाड़ी का आधार खत्म होने के बाद 100 मीटर होगा संरक्षित, ये बात कही गई। दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर की दूरी हो तो पूरी जमीन होगी संरक्षित। इसके अलावा अरावली का जो 90% है उससे अधिक क्षेत्र होगा संरक्षित और इसके साथ साथ विकास, विरासत, पर्यावरण संतुलन भी संरक्षित होगा। तो अरावली मुद्दे पर सरकार का क्या कुछ पक्ष है ये भी जान लीजिए। 2% में ही सीमित नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने समान परिभाषा तय करने को इस पूरे मामले में कहा है। अब ऐसे में सरकार क्या कह रही है? सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में खनन यानी कि माइनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में प्रतिबंधित, टाइगर क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, प्लांटेशन क्षेत्र में प्रतिबंध है। ऐसे में नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा और पुराने पट्टों की अगर बात की जाए तो उन पर भी निगरानी लगातार की जा रही है। तो सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी एक बहस अलग तरह से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके लिए सरकार भी लगातार प्रतिबद्ध है। उसे हरा भरा रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीकस मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हावेरी कर्नाटक से बीजेपी से सांसद बसवराज बोम्मोई ने राहुल गांधी के जर्मनी में भारत के संविधान के विरोध में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। बोम्मोई के मुताबिक भारत की संस्थाओं, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना और उन्हें बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। It has become a habit for Rahul Gandhi to criticize and
degrade the institutions in India and democracy in India. Indian democracy is the largest democracy, and it has been very successful. And he is going preaching where there is no democracy. He is talking about democracy and institutions of democracy. He wants to take shelter of the foreign agencies like Soros and other people for all the corruptions what they have done. So to take shelter, these people are campaigning. Their words doesn't carry any weight in the nation. रुक करते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा है कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम ना मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आज से लगभग 10 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजना शुरू किया गया है, जबकि अन्य 22 लाख मतदाताओं को आज नोटिस जारी किए जाएंगे। अचिन्हित मतदाताओं की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उपमंडल कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और स्कूल कॉलेजों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सुनवाई राज्य के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में करेंगे। ऐसे 4000 पर्यवेक्षकों को कल 24 दिसंबर को कोलकाता में 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए अधिकारियों को स्थानीय बंगाली भाषा नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर डीडी न्यूज के कार्यक्रम सुभाषित का वीडियो साझा किया है। पीएम ने सुभाषित का वीडियो साझा किया और इसमें किसानों के महत्व को रेखांकित किया है। सुवर्णरौप्य माणिक्य वसनैरपि पूरिताः तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्ततृष्णया। सोना, चांदी, माणिक्य एवं वस्त्रों से पूर्ण होने पर भी मनुष्यों को भोजन के लिए किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। Even when possessing gold, silver, rubies and fine clothes, people still have to depend on farmers for food. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री आज श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलेंगे और इस संबंध में विदेश मंत्री ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके से मुलाकात करने के लिए उत्सुक हूं। भारत को गर्व है कि उसने चक्रवात दितवाह के दौरान श्रीलंका का साथ दिया और उसके बाद भी समर्थन जारी रखा। विदेश मंत्री ने अपने पोस्ट में भारत के ऑपरेशन सागर बंधु से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है।
विदेश मंत्री का ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दिखाता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कोलंबो पहुंचने पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि श्रीलंका के उप पर्यटन मंत्री रुवान रणसिंघे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास है। इस यात्रा का उद्देश्य चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को भारत के समर्थन की पुष्टि करना है। इस सप्ताह ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल दल ने श्रीलंका में अपना मानवीय मिशन पूरा किया और भारत लौटा। इस दौरान प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने में दल की समर्पित एवं पेशेवर सेवा की सराहना की गई। टीम के रवाना होते समय श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अनुरोध की गई मानवीय सहायता सामग्री देश को भेजी गई। कुल 10 टन दवाइयां और 15 टन सूखा राशन भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भेजा गया, जिसमें चिकित्सा दल भी सवार था। इन सामग्रियों को चक्रवात दितवाह के बाद उत्पन्न संकट से प्रभावित समुदायों के राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया था। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज शौर्य से श्रीलंका में 50 टन सूखा राशन पहुंचाकर अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई। भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यंजल पांडे ने बंदरगाह एवं नागरिक उड्डयन उप मंत्री जनिता रुवान को औपचारिक रूप से ये खेप सौंपी। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चिकित्सा मिशन की सफलता और राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति संकट के समय श्रीलंका और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग और दीर्घकालिक मित्रता को उजागर करती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने हाल के हमलों और हिंदुओं की लिंचिंग पर चिंता जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हिंसा बढ़ गई थी। हाल ही में इंकलाब मंच के प्रवक्ता रहे युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से तनाव और बढ़ गया। यूएन महासचिव ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताया कि वो हर बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए काम करेगी। भारत की महारत्न ऊर्जा कंपनी इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय सार्वजनिक सूचना यानी कि एडीजीपीआई के साथ मिलकर लद्दाख में दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों के लिए एक बल्क पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस परियोजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अत्याधुनिक इंस्टॉलेशन फैसिलिटी लद्दाख के कठिन और दुर्गम इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये स्टोरेज फैसिलिटी एडवांस विंटर स्टॉकिंग ऑपरेशंस को मजबूती देगी, जिससे सर्दियों के दौरान भी ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। देश के दूरसंचार विभाग की नई पहल से साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वालों पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। इसके लिए डीओटी ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी कि एफआरआई नाम का खास सिस्टम लागू किया है। इससे महज 6 महीनों में ही 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकने में काफी मदद मिली है। यह सिस्टम बैंकों और डिजिटल भुगतान से जुड़ी ठगी को पहले ही पहचानने में मदद करता है। एफआरआई भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से काम कर रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में बैंक, वित्तीय संस्थान और डिजिटल ऐप कंपनियां इस सिस्टम से जुड़कर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि डीपीआई का इस्तेमाल करने में आगे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा बैंक, पेमेंट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऐप्स डीपीआई से जुड़ चुके हैं और एफआरआई का सक्रिय रूप से उपयोग भी कर रहे हैं। इससे डिजिटल गिरोह की तरह काम पर अपराधियों की ओर से डिजिटल अरेस्ट, स्कैम, फर्जी कॉल और गैर कानूनी तरीकों से नेटवर्क का इस्तेमाल कर ठगी को रोकने में मदद मिली है। तो एफआरआई भारत का वित्तीय जासूस किस तरह से लगाम लगा रहा है, साइबर ठगी किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डीओटी की बड़ी पहल सामने आई है। ऐसे में फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर काम किया जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क हो, इंडिकेटर लागू करने की बात हो, बैंकों और डिजिटल भुगतान से जुड़ी हुई ठगी हो, इन तमाम चीज़ों को रोकने का काम किया जा रहा है।
और वहीं उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की अनुमान है। पंजाब में भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने और खास तौर पर सुबह और रात के समय में यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी है। तो पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, पहाड़ ठंडे सफेद चादर से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर में चिल्ली कला जारी है। हाड़ कपाने वाली ठंड के 40 दिन में कई जगह पारा -5 डिग्री तक गिर चुका है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कारगिल में भारी बर्फबारी से तापमान -9 डिग्री तक गिर चुका है। तो बर्फबारी हो रही है, पर्यटक आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। इस श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछले 10 T20 मैच में 8वीं जीत रही। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 कैच ड्रॉप किए थे और ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आज वो फील्डिंग में सुधार करें। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।